हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ गया हूं, बहुत ही प्यारा सा सेशन लेकर के, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर के। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि मेरे भाई आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग बहुत सारे पार्ट में पढ़ेंगे। उसका ये पहला वीडियो है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि उसका ये बेसिक वाला वीडियो है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ में कंटेंट पे भी बात करेंगे और कॉन्सेप्ट के लगभग लगभग सारे टाइप हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना? जो भी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं उन सब चीजों पे हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे भाई बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर के लास्ट तक। और जहां से भी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, एक बार पेन और कॉपी लेकर के हो जाइएगा तैयार और कमेंट सेक्शन में राधे राधे हर हर महादेव जरूर लिख देना। मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जहां पर मैथ्स पूछा जाता है लगभग लगभग हर एक एग्जाम में, बात कर ले बैंक की या फिर एसएससी के कोई भी एग्जाम या फिर रेलवे की कोई भी एग्जाम जहाँ पे मैथ्स पूछा जाता है वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा ही जाता है। बच्चों का एक बहुत बड़ा सरदर्द भी रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट, नाम से ही ये जटिल है। बात समझ आ रही है? तो हर एक चीज पे करेंगे आज प्रहार और हर एक डर को करेंगे खत्म। बस शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूँ, जो मैं तरीका आपको सिखाने जा रहा हूँ, बस उस पर काम करना, थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस करना। यकीन मानो कि यहाँ पे अलजबरा की तरह इसे भी हम क्या करेंगे, सेकंडों में उड़ाएंगे। आप बस बने रहना शुरू से लेकर के लास्ट तक। तो आज के क्लास को करते हैं शुरुआत आप सबका बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हेडिंग लगा लीजिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और बहुत ही प्यारा सा अक्षरों में जरूर लिखना कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट फर्स्ट। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट के पहला पार्ट। ठीक है, अब देखो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि आपके एग्जाम में अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट से रिलेटेड जो चैप्टर है वो दो चैप्टर है। पहला चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट के रूप में देखने को मिलता होगा, सिंपल इंटरेस्ट के रूप में देखने को मिलता होगा। ठीक है, और दूसरा मेरे भाई कंपाउंड के रूप में, कंपाउंड इंटरेस्ट। कहीं पे अगर मीनिंग गलत हो जाए तो आप इसको माइंड नहीं करेंगे क्योंकि हम गणित के टीचर है ना कि इंग्लिश के टीचर है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो पहला आपको सिंपल इंटरेस्ट के रूप में मिलता है और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में मिलता है, जिसपे आज हम लोग चर्चा भी करेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? सरल ब्याज, सरल या साधारण, या साधारण। ठीक है ना मेरे भाई? साधारण ब्याज। ठीक है, अब देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बेहतर तरीके से समझना है तो सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे तरीके से जानना आवश्यक है। और मेरे भाई हमने इसी चैनल पे सिंपल इंटरेस्ट के पूरा कंप्लीट कोर्स मैंने पढ़ा रखा है, आप उसको जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है ना? और अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं करेंगे आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करने से पहले कंपाउंड इंटरेस्ट को, सिंपल इंटरेस्ट के पहले सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इसके बाद देन आफ्टर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेशन होता है, इन सब चीजों पे चर्चा किया जाएगा। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट पे किया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा, चाहे बात कर ले सिंपल इंटरेस्ट की या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की, इन दोनों चैप्टर में जो बेसिक टर्म्स यूज होता है ना मेरे भाई, बेसिक टर्म्स वो क्या यूज होता है? तो बेसिक टर्म्स जो यूज होता है दोस्त, सबसे पहले तो आपको देखने को मिलता होगा प्रिंसिपल। ठीक है ना? प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? मूलधन। ठीक है, इसके बाद आपको क्या देखने को मिलता होगा? रेट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? दर, या ब्याज की दर भी बोला जाता है। इसके बाद आपको देखने को मिलता होगा यहाँ पे टाइम, और टाइम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? समय। और मेरे भाई इसके बाद जो देखने को मिलता है वो मिलता है आपको इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? ब्याज बोलते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि एसआई के केस में साधारण ब्याज बोलते हैं, सीआई के केस में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद जो आपको देखने को यहाँ मिलता है वो मिलता है अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, और अमाउंट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तो अमाउंट को हिंदी में मेरे भाई मिश्रधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रधन। अब इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेरे भाई ये प्रिंसिपल मूलधन क्या है? तो सबसे पहले तो ये बात को समझ लीजिए कि मूलधन वह धन होता है दोस्त, मूलधन वह धन होता है जो पैसा हम किसी से उधार लेते हैं या फिर किसी को उधार देते हैं। बात खत्म। इससे ज्यादा मूलधन का कोई आपको डेफिनेशन समझने की आवश्यकता नहीं है।
तो मूलधन क्या होता है ये बात समझ में आ गया। अब रेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप बैंक से उधार लेने जाते हैं, मतलब कि लोन लेने जाते हैं, तो बैंक वहां से आपसे ये पूछता है कि बताओ कितने समय के लिए चाहिए। तो यहाँ पे जो टाइम आपको देखने को मिल रहा है ना, ये जो टाइम है कहीं ना कहीं हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, समय। ये वही समय है जो बैंक आपसे पूछता है और फिर उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर चार्ज करता है। तो ये दर का मतलब आप समझ गए, यहाँ पे इस टाइम का मतलब समझ गए। और इस टाइम का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया बैंक से उधार लिया, आपने आपसे बैंक पूछा कितने साल के लिए लोगे, तो आपने बोला कि सर 4 साल के लिए लेंगे, तो वो जो 4 साल होगा कहीं ना कहीं टाइम के बराबर होगा, ठीक है। अब जब 4 साल बोलेंगे तो फिर उसके हिसाब से क्या करता है वो मैनेजर जो होता है, उसके हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। ब्याज की दर मतलब यहाँ पे ब्याज कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। जैसे थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर ले, मान लीजिए रेट आपको दिया गया 12% पर एनम के हिसाब से, तो 12% पर एनम का मतलब मेरे भाई यहाँ पे ये ब्याज के दर यहाँ पे ये दर्शा रहा होगा, 1 मिनट, ब्याज का दर जो है यहाँ पे ये दर्शा रहा है, इस 12% का मतलब 12/100। इसका मतलब ये है, सपोज दैट माने आपने 1 लाख रुपया उधार लिया, ठीक है। अगर आपने 1 लाख रुपया उधार लिया 12% के हिसाब से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ब्याज सिर्फ 12 रुपया ही बनेगा। ये एक तरीका है ब्याज कैलकुलेट करने का, एक रेशियो है, एक परसेंटेज है। मान लीजिए अगर प्रिंसिपल आपने 1 लाख रुपए के रूप में लिया है उधार, तो मेरे भाई यहाँ पे इस 1 लाख का 12% मिलेगा। मतलब ये बस इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि प्रत्येक 100 रुपए पे आपको 12 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो प्रत्येक 1 लाख पर कितना मिलेगा मेरे भाई, तो प्रत्येक 1 लाख पे 12,000 मिलेगा। बात समझ आ रही है। तो टोटल ब्याज को रिप्रेजेंट ये नहीं करता, ये बस एक ब्याज कैलकुलेट करने का एक रेशियो को रिप्रेजेंट करता। ये इस बात को समझ गए होंगे आप, क्लियर है बात। अब यहां से इस मान लो कोई प्रिंसिपल आपने उधार लिया बैंक से किसी एक ब्याज दर पे किसी एक समय के लिए, तो जो ब्याज बनेगा उसी को हम कहते हैं क्या, इंटरेस्ट, या फिर इसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के रूप में जानते हैं, या फिर हम इसे सीआई के रूप में जानते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में जानते हैं। अब ये अमाउंट क्या है, तो अमाउंट मेरे भाई ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्र धन। और इसके नाम से ही इसका मतलब छिपा हुआ है, इसके नाम में इसका मतलब छिपा हुआ है। मिश्र धन का मतलब क्या हुआ, मिश्रधन का मतलब एक ऐसा धन जिसमें मिश्रण हो। अब मिश्रण कैसे होगा, कोई एक चीज अकेले मिश्रण तो होगा नहीं मेरे भाई। इसका मतलब ये होता है कि वहां पे एक में कुछ ना कुछ दूसरा मिलाया गया होगा, तभी जाकर के मिश्रण बना होगा। तो मेरे भाई अमाउंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो जो अमाउंट होता है वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल बराबर, सॉरी एक मिनट, प्रिंसिपल प्लस सीआई के रूप में होता है। समझ आ रही है बातें। मतलब अगर अपने प्रिंसिपल जो आपने पैसा बैंक से उधार लिया, उसमें अगर उस जितने समय के लिए उधार लिया है उस कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर प्रिंसिपल में आप जोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या बन जाता है, अमाउंट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हो कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का जो कहीं ना कहीं मिश्रण होता है वो होता है क्या, अमाउंट होता है। क्लियर है बात। चलिएगा, अगर इतनी सी बात क्लियर है मेरे भाई, तो मैं सीधे सीधे चलना चाहूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट पे। और इससे पहले मैं चाहूंगा क्लियर करना कि एसआई का कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है। ब्याज कैलकुलेट करने का जो सिंपल इंटरेस्ट का दर कैलकुलेशन का जो तरीका है वो क्या है, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम कंपाउंड पे चलेंगे, देन आफ्टर इसके कॉन्सेप्ट पे, फिर इसके क्वेश्चन पे। क्लियर है बात। अब छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया मेरे भाई, छोटा सा एग्जाम्पल देखो। थोड़ा सा अगर आपको बेहतर तरीके से समझना है तो थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा और बने रहना शुरू से लेकर के लास्ट तक। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट भी लेके आए हैं आपके लिए, और कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन भी लेके आए, मतलब कंटेंट भी लेकर के आए। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल मान लीजिए प्रिंसिपल के रूप में अपने पास 1,000 रुपया है, और अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज का जो दर है वो कितना है, 10%, और टाइम मेरे भाई अपने पास मान लीजिए 3 साल है। ठीक है, तो सबसे जो जरूरी चीज है, सबसे पहले तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे कैलकुलेशन करने का क्या तरीका होता है एसआई के केस में। अगर ये प्रिंसिपल अपना 1,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक साल के लिए 10% है, तो पहला साल जो ब्याज बनेगा कहीं ना कहीं इस प्रिंसिपल पर 10% बनेगा, और इस प्रिंसिपल का 10% अगर रुपए में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, इस प्रिंसिपल का 10% रुपए में मेरे भाई 100 हो जाएगा। अब 100 इसमें ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा दोस्त, तो ये बन जाएगा 1100। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब दूसरे साल हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे साल के लिए भी दर वही है, तो इसका मतलब ये कि हम यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे
इस 1000 पर ही करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो 10% फिर से कैलकुलेट करेंगे वो अपना मेन प्रिंसिपल पर ही करेंगे। अगर रेशियो अगर रुपीज में देखा जाए मेरे भाई, तो इसका जो 10% दूसरे साल कैलकुलेशन होगा तो कहीं ना कहीं इसका 10% का मतलब ये कि वो 100 रुपया ही आपको मिलेगा। अगर आप किसी को पैसा उधार दिए हैं तो आपको मिलेगा इतना, या फिर अगर किसी से उधार लिए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और फिर से 100 रुपया इसमें जुड़ जाएगा, तो भाई पहले साल के अंत में 1100 हुआ था, फिर से 100 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? अगर अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो मेरे भाई अगर तीसरे साल के लिए भी रेट अगर सेम है तो कहीं ना कहीं जो 10% चार्ज आप इंटरेस्ट करते हैं या आपसे कोई करता है तो कहीं ना कहीं इस मेन प्रिंसिपल पर ही करेगा, मतलब फिर से 10% इस पर चार्ज लग जाएगा। और अगर रुपीज में देखा जाएगा मेरे भाई तो कहीं ना कहीं फिर से वो कितना रुपया चार्ज लग जाएगा, 100 रुपया। अब 100 रुपया इसमें ऐड किया जाएगा तो 2 साल के अंत में ये 1200 हो गया था, 100 रुपया ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज आपको सीखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, हर एक साल जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो कहीं ना कहीं देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो या नहीं हो, हर एक साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो या नहीं हो, हर एक साल एक चीज देख रहे होंगे कि कैलकुलेशन जो हो रहा है ये अपना मेन प्रिंसिपल पर ही हो रहा है। ये क्या है, आपका प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के केस में मेरे भाई हमेशा हर एक साल, चाहे ब्याज का दर हर एक साल के लिए बराबर हो या ना हो, जो कैलकुलेशन होगा वो मेन प्रिंसिपल पर ही होगा। क्या इस बात को आप समझ गए? अगर इतनी सी बात समझ गए तो एक बात सिंपल इंटरेस्ट में और समझ लीजिएगा कि देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज ये है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक साल के लिए बराबर है ना, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई इंटरेस्ट भी हर एक साल के लिए क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे मजे की बात यही होता है कि अगर एक साल का ब्याज 100 रुपया तो 3 साल का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। समझ आ रही है बात है? तो ये प्रोसेस होता है आपका एसआई का। मतलब यहाँ जो कैलकुलेशन होगा, बस इस बात को ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन यहाँ पे जो होगा हमेशा क्या होगा, वो प्रिंसिपल पर होगा। क्लियर है बात? अब मेरे भाई अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, अगर मैं बात करूं सीआई की, तो आप इस बात को समझिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल इसके लिए भी मैं ले रहा हूं और बहुत चीजों को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए प्रिंसिपल अपने पास 10,000 है, प्रिंसिपल अपने पास 10,000 है, रेट जो है हम 10% ले रहे हैं ताकि आपको इजिली समझ में आए, इजिली आप कैलकुलेट कर सके। 10% है और यहाँ पे जो टाइम मेरे भाई हम 3 साल ही ले रहे हैं, ठीक है ना। अब बहुत चीजों को ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो कैलकुलेशन होगा वो कैसे होता है ये समझिएगा, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। देखो कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टेक्निक, कोई भी तरीका, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा हो, कितना भी बेहतर हो, ये तभी समझ में आएगा जब इसके कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। प्रिंसिपल अपना जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था वो कितना है, 10,000। पहले साल 10% के हिसाब से, पहले साल 10% के हिसाब से कहीं ना कहीं इसको रुपए में कितना ब्याज मिल जाएगा, तो मेरे भाई रुपए में 100 रुपए ब्याज मिलेगा। क्लियर है बात? तो ये सॉरी 1,000 मिलेगा। अगर 1,000 इसमें जुड़ जाएगा तो पहले साल के अंत में ये कितना बन जाएगा भाई, तो ये 10,000 से मेरे भाई 11,000 बन जाएगा। और क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? पहले साल 10% जब चार्ज करेंगे तो पहला जो साल कैलकुलेशन होगा वो कहीं ना कहीं मेन प्रिंसिपल पर होगा और 10% इसमें 1,000 जुड़ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 11,000। लेकिन सीआई में ऐसा नहीं होता है, एसआई के जैसा। एसआई में हम हर एक साल इसी पे कर रहे थे, लेकिन सीआई के केस में ऐसा नहीं होगा। अब दूसरे साल के लिए जो 10% हम कैलकुलेट करेंगे ना मेरे भाई, वो अब हम इस पे नहीं करेंगे, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था उस पे नहीं करेंगे। अब जो करना होगा वो मुझे किस पे करना होगा, ये इस पे करना होगा। मतलब इसका ये है कि 11,000 पे करना होगा। अब 11,000 पे 10% आप इंटरेस्ट लोगे, मान लो किसी को पैसा दिए हैं तो 11,000 पे अगर आप 10% का ब्याज लोगे तो कहीं ना कहीं आपको रुपए में कितना मिल जाएगा, तो रुपए में आपको 1100 मिल जाएगा। और फिर ये 1100 जोड़ करके 2 साल के अंत में मेरे भाई इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12,100। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? बहुत ही प्यारा सा तरीका, बहुत ही प्यारा सा तरीका है। बस इस बात को समझने की जरूरत है, अपने माइंड में इसको डेवलप करने की जरूरत है, बस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि 2 साल के अंत में आपका प्रिंसिपल 10,000 से कितना हो गया है, 12,100। अब 3 साल का समय था तो अगला साल जो कैलकुलेशन होगा वो 12,100 पे होगा। मतलब यहाँ पे 10% फिर से चार्ज हो जाएगा और 10% के हिसाब से अगर रुपए में देखा जाए दोस्त, तो रुपए में कितना हो जाएगा, 1210 फिर से बढ़ जाएगा। क्लियर है बात? जब 1210 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 13, 13,310। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं?
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 3 साल में 10,000 का जो प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा, 13,310। मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूं, मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि एसआई और सीआई का जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत अलग होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, तो आप कैसे करेंगे, कैसे अंतर बताएंगे? बस आपको बताना ये है, यहां से आपको यही सीख मिलता है कि एसआई में जो कैलकुलेशन होगा मेरे भाई वो हर एक साल मेन प्रिंसिपल पर होगा, इस बात को तुम ध्यान रखोगे। क्लियर है बात? लेकिन सीआई में ऐसा नहीं होता है। सीआई में मेरे भाई यहाँ पे पहले साल कैलकुलेशन, जैसे यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मेन प्रिंसिपल पर तो कैलकुलेशन होगा ही, मेन प्रिंसिपल पर जो ये आपका 10,000 है इस पे तो कैलकुलेशन होगा ही होगा। यहाँ पे इसके साथ साथ में इंटरेस्ट पे भी कैलकुलेट होता है। बात समझ आ रही है? इंटरेस्ट पर भी कैलकुलेशन होता है। इट मींस कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट यहाँ पे लगता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। मतलब इसका ये है, मतलब इसका ये है कि अपना जो मेन प्रिंसिपल है वो कितना है, 10,000। अब आप मुझे बताइए कि पहले साल का ब्याज जुड़ गया कितना, 1,000, तो ये बन गया 11,000। मेरे भाई कहीं ना कहीं ये जो 11,000 है, इस बात को थोड़ा सा फोकस करिएगा, तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि 10,000 प्लस 1,000 होगा। बोलो हाँ या ना? तो कहने का मतलब ये है कि जब दूसरे साल जब आप 10% चार्ज कर रहे हैं, तो ये 10% चार्ज करने का मतलब ये है कि आप मेन प्रिंसिपल पर भी चार्ज कर रहे हैं और इंटरेस्ट पे भी कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? पहले साल का जो इंटरेस्ट बना है उस पे भी आप 10% ले रहे हैं और जो मेन प्रिंसिपल है आप उस पे भी ले रहे हैं। अगर मैं बात करूं 2 साल के अंत में कितना हो जा रहा है, 12,100। तो मेरे भाई इस 12,100 में कहीं ना कहीं अपना ओरिजिनल प्रिंसिपल जो था वो 10,000 भी है, प्लस में इन दोनों साल का जो ब्याज है वो कितना है, 1,000 प्लस 1,100, 2,100। अब 2,100 है। बात समझ आ रही है? तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप मेन प्रिंसिपल पर भी 10% चार्ज कर रहे हैं और उसके साथ साथ में ये जो 2 साल का एसआई बना, सॉरी सीआई बना है, इस 2 साल के सीआई पे भी आप 10% ले रहे हैं और इस तरह से कुल आपका 13,310 हो जाता है 3 साल के बाद। और अगर देखा जाए तो तीसरे साल के ब्याज के रूप में कितना मिल जाता है मेरे भाई, 1,210। इसका अगर देखा जाए 12,100 का 10% जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1,210। समझ आ रही है बातें? तो बस अगर आपसे कोई अंतर आपसे पूछे तो बस यही बताना कि मेरे भाई एसआई में सिर्फ मेन प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेशन होता है, पर सीआई में ऐसा नहीं होता। यहाँ मेन प्रिंसिपल के साथ साथ में इंटरेस्ट पे भी कैलकुलेशन होता है। क्लियर है बात? अब बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, इंटरेस्ट पे कैलकुलेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए पहले साल आपको 1,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला। क्लियर है बात? 1 साल पूरा होने के बाद आपको 1,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला, तो कहीं ना कहीं जब अगले साल कैलकुलेशन होगा ना, तो ये जो अपना मेन प्रिंसिपल था ये 10,000, ये तो प्रिंसिपल का काम करेगा ही करेगा। दूसरे साल के लिए जो पिछले साल का 1,000 का इंटरेस्ट मिला हुआ था, इस 1,000 के इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इट मीन्स कि दूसरे साल के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो कहीं ना कहीं 10,000 नहीं होगा, 10,000 प्लस 1,000 होगा, मतलब 11,000। क्लियर है बात? अब यहाँ पे बहुत अच्छा और बहुत जबरदस्त तरीका सिखा रहा हूँ और यहाँ पे एक जादू भी सिखा रहा हूँ। बहुत चीजों को ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से समझना, सुनना। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि ये चीज तुम अब तक कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े भी होंगे, लगाए भी होंगे प्रश्न, लेकिन ये चीज नहीं जानते होंगे। अगर ये जान गए तो आगे रेशियो लेने में कोई तकलीफ नहीं होगा, इसका इस्तेमाल आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई। यहाँ पे एक रिलेशन आप बहुत तगड़ा देख रहे हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना 10% है मेरे भाई, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि हर एक साल ये 10% से ही बढ़ रहा है। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक साल 10% ही था। अब अच्छी चीज इसमें ये है ना कि ये जो आपको 10,000 जो दिख रहा है ये आपका मेन प्रिंसिपल के रूप में, इसको हम लोग P1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? तो कहीं ना कहीं ये जो आपका 11,000 है ये क्या है, तो पहले साल के, ये पहले साल के लिए क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। ये जो 11,000 है ये क्या बनेगा मेरे भाई, पहले साल के लिए अमाउंट, इसलिए हम इसको A1 मान लेते हैं। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता है, इस बात को जान जाइए, ये जो 11,000 जो है ना मेरे भाई, ये अमाउंट का ही काम नहीं करेगा, ये प्रिंसिपल का भी काम करेगा। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन ये जो प्रिंसिपल होगा वो किसके लिए होगा, दूसरे साल के लिए होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, P2 के रूप में मान लेते हैं। समझ आ रही है बातें? ओरिजिनल प्रिंसिपल आपका P1 था, लेकिन ये जो 11,000 होगा ये भी प्रिंसिपल का काम करेगा, लेकिन दूसरे साल के लिए करेगा। 12,100 जो आपको देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं अमाउंट का काम तो करेगा, इसको हम अमाउंट सेकंड मान लेते हैं।
लेकिन ये अमाउंट सेकंड कब का होगा, तो 2 साल कंप्लीट होने के बाद जो आपका अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, 12,100। लेकिन ये जो 12,100 है ना मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल का भी काम करेगा, और प्रिंसिपल के रूप में कहीं ना कहीं इसको हम P3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल होगा वो किसके लिए होगा, तो ये तीसरे साल के लिए होगा। समझ पा रहे हैं क्या, अगर दूसरे साल का ये अमाउंट बन रहा है तो तीसरे साल के लिए कहीं ना कहीं प्रिंसिपल के रूप में तैयार हो गया होगा। अब इसके बाद ये 12,100 पे 10% जब चार्ज करेंगे तो ये जो 13,310 बन रहा है ये अमाउंट बन रहा है, लेकिन ये कौन सा अमाउंट बन रहा है, A3 बन रहा है। A3 का मतलब ये कि 3 साल कंप्लीट होने के बाद जो फाइनल अमाउंट बनेगा वो कहीं ना कहीं कितना बनेगा, 13,310। अब यहाँ पे बहुत प्यारा सा एक रिलेशन आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही प्यारा सा रिलेशन देख पा रहे होंगे कि मेरे भाई अगर ये इसकी बात करें तो ये अपना ओरिजिनल प्रिंसिपल था, और ये जो है कहीं ना कहीं अपना ये सेकंड प्रिंसिपल, ये दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल है। अब अगर इन दोनों में रेशियो की मैं बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अगर रेशियो निकाला जाए तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो पहले साल के प्रिंसिपल और दूसरे साल के प्रिंसिपल में कहीं ना कहीं रेशियो कितना बन जाएगा मेरे भाई, 10:11। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं, यहाँ पे देखो अगर मैं दूसरे साल के प्रिंसिपल और तीसरे साल के प्रिंसिपल में रेशियो निकालना चाहूं तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 11 से 10 बार में, 11 से 11 बार में। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं रेशियो जो आपको बन रहा है वो कहीं ना कहीं 10 और 11 का ही बन रहा है। अगर मैं दूसरे साल सॉरी यहाँ पे तीसरा प्रिंसिपल की बात करूं, यहाँ पे P1 P2 मैंने निकाल लिया, P2 P3 निकाल लिया। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए समय 4 साल दिया होता तो ये जो है ना ये चौथे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता। बात समझ आ रही है, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ से P3 और P4 के बीच का जो रेशियो बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, 10:11 ही बनना चाहिए। और आप यहाँ पे चेक कर लीजिए वही बन रहा होगा। अगर इसको देखा जाए तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 11 का क्यूब है, ये 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ से जब काटेंगे तो कहीं ना कहीं कितने बार में कट जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा, और ये कितने बार में कट जाएगा, 11 बार में कटेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी आपको रेशियो कहीं ना कहीं 10 और 11 का ही दिख रहा है। कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर हर एक साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जिस दर से आपका प्रिंसिपल बढ़ेगा उसी दर से आपका अमाउंट भी बढ़ता है, और इतना ही नहीं उसी दर से आपका CI भी बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, तो आप इसके भी रिलेशन देख लो भाई। पहले साल का CI कितना है, 1,000, दूसरे साल का CI कितना है, 1,100। इन दोनों में रेशियो निकालो जरा कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट करोगे 10 और 11 का रेशियो बन जाएगा। यहाँ पे दूसरे साल का CI और तीसरे साल का CI के बीच का रेशियो निकालो कितना बनेगा, यहाँ भी 10 और 11 का ही बनेगा। कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे भाई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो नो डाउट अगर प्रिंसिपल 10% से बढ़ेगा तो 10% अमाउंट भी बढ़ेगा और 10% से आपका CI भी बढ़ेगा। कहने का मतलब इसका ये है। समझ पा रहे हैं आप, अगर इतनी सी बात समझ पा रहे हैं तो फिर आगे इसका यूज बहुत अच्छे लेवल पर होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका प्रिंसिपल बढ़ेगा उसी से अमाउंट भी और उसी से आपका CI भी बढ़ता है। जब रेशियो इस्तेमाल करेंगे तो इसका बड़ा प्रचंड लेवल पे काम होगा। ठीक है, अब सीधे सीधे हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे और क्या हो सकता है। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे भाई हम लोग टोटल 3 मेथड पे काम करने वाले हैं। ठीक है ना, पहला रेशियो मेथड, और दूसरा इसके बाद एक मिनट, दूसरा इसके बाद हम क्या काम करने वाले हैं, ग्राफ मेथड, और तीसरा मेरे भाई सक्सेसिव मेथड। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें एक सीरीज मेथड भी आता है। तो यहाँ रेशियो मेथड जो आप देख रहे हैं ना, एक्चुअली सीरीज मेथड से ही डेवलप कर दिया गया रेशियो मेथड, मतलब उसको सिंप्लीफाई करके रेशियो बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस रेशियो मेथड का मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये सीरीज मेथड भी है। ठीक है ना, आगे जब मैं इसको क्लियर करूंगा तो इस पे सारी चीजों को समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट हम यूज करने जा रहे हैं कौन कौन सा, रेशियो मेथड, ग्राफ मेथड और सक्सेसिव मेथड, और एक एक करके फिर हम चर्चा करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से चीजों को देखो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को बेहतर बनाना है ना तो ये सारे कॉन्सेप्ट पे काम करना मेरे भाई बहुत जरूरी है। हो सकता है कि मुझे वक्त लग जाए आपको समझाने में, 10 मिनट के जगह पे 15 मिनट का समय लग जाए इसके कॉन्सेप्ट को समझाने में, लेकिन यकीन मानो वक्त दो और जब एक बार समझ जाओगे तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है तुमसे। अब सबसे पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या भाई, ग्राफ मेथड। तो सभी लोग हेडिंग लगा लीजिएगा अपने अपने नोटबुक में कि जो हम सीखने जा रहे हैं वो क्या सीखने जा रहे हैं, ग्राफ मेथड। अब मेरे भाई ग्राफ मेथड का इस्तेमाल हम आगे प्रश्न पे कैसे करेंगे, ये क्या होता है ग्राफ मेथड, कैसे करेंगे, इस पे हम चर्चा करते हैं बहुत ही विधिवत तरीके से।
तो आ जाइएगा, हम इस ग्राफ मेथड को समझाने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल ले रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। एक एग्जांपल के रूप में मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ। एग्जांपल के रूप में मान लो प्रिंसिपल अपने पास, प्रिंसिपल मेरे भाई यहाँ पे मान लो 12,000 है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है? 12,000। और रेट जो है अपने पास 10% है। बहुत ध्यान से चीजों को समझना। और टाइम जो है अपने पास वो 3 ईयर है, ठीक है ना दोस्त। अब एक बात ध्यान रखना कि ग्राफ को एक बार इस्तेमाल करना सीख जाओगे ना, तो सीआई में जो कुछ भी तुमसे पूछा जाता है हर एक जवाब देने के लिए ग्राफ सक्षम है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या? ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड। और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे आप प्रश्न में इसको भी समझाते हैं। अब इससे पहले ध्यान से देखिए, प्रश्न आपके पास ये है, आपसे पूछा गया मान लीजिए सीआई क्या होगा, या फिर आपसे पूछा गया आपसे अमाउंट क्या होगा, या फिर आपसे पूछा गया कि आपसे एसआई क्या होगा, ठीक है, या फिर आपसे पूछा गया सीआई माइनस एसआई क्या होगा, या फिर आपसे पूछा गया कि बताओ सेकंड ईयर सीआई क्या होगा, सेकंड ईयर सीआई क्या होगा, ठीक है, या फिर आपसे पूछा गया थर्ड ईयर सीआई क्या होगा, थर्ड ईयर सीआई क्या होगा, ठीक है। तो जो कुछ भी कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रश्न बन सकता है या पूछा जाता है, हर एक प्रश्न को मैंने लगभग ले लिया, और भी जो बचा होगा वो भी मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर है बात? अब समझते हैं ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले एक ऐसा लाइन खींच लेना। अगर समय 3 साल का दिया है तो 3 लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। अब इसमें भरेंगे पहला साल, इसमें दूसरा साल और इसमें तीसरा साल। अब मेरे भाई पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, तीनों साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो कहीं ना कहीं 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/10। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? इतनी सी बात सबको पता होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। 10% का मतलब कि पहले साल जो कैलकुलेशन होगा 1/10 से होगा, दूसरे साल जो कैलकुलेशन होगा 1/10 से होगा, और तीसरे साल जो कैलकुलेशन होगा 1/10 से होगा। अब इतनी सी बात बताइए कि प्रिंसिपल अपने पास कितना है दोस्त? तो प्रिंसिपल अपने पास मेरे भाई 12,000 है। अब जो पहले साल कैलकुलेशन होगा इस 12,000 का 1/10 होगा। जब 12,000 का, यहाँ पे समझिए, 12,000 का 1/10 निकालोगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। मतलब पहला साल जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा मेरे भाई? 1200। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो इसका कहानी बस यही तक था, इसका कहानी खत्म। अब सीधे सीधे दूसरे साल जब ब्याज निकालने जाएंगे तो फिर से 1/10 ही लेना है, लेकिन सबसे पहले किस पे? जो अपना मेन प्रिंसिपल है, इस 12,000 पर 1/10 जब लोगे तो कहीं ना कहीं आपको कितना मिल जाएगा? 1200 मिल जाएगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? लेकिन कहानी आपका इतना ही तक नहीं है, आगे थोड़ा सा और बढ़िए। ये तो आ गया आपका मेन प्रिंसिपल पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सीआई में ऐसा होता है कि जो भी पिछले साल का इंटरेस्ट होता है ना, वो अगले साल के लिए क्या करता है? प्रिंसिपल का काम करता है। इट मीन्स कि हमें इस 1200 पे भी 10% मतलब 1/10 लेना पड़ेगा। तो कितना बन जाएगा मेरे भाई? 120। अगर इतनी सी बात समझ गए तो फिर इसका कहानी यही तक खत्म। अब तीसरे साल जब इंटरेस्ट लेंगे तो 1/10 के हिसाब से जो मेन प्रिंसिपल है ना दोस्त, इस पे ब्याज लेना मत भूलना, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां से इसका 1/10 जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1200। और फिर इसके बाद कहानी यहीं तक समाप्त नहीं होती है। अब 2 साल का जो इंटरेस्ट था, सीआई था, इस 2 साल का इंटरेस्ट पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? 1/10 लेना पड़ेगा। अब 1/10 का मतलब यह है मेरे भाई कि आप मुझे एक बात बताइए कि 1/10 इस पे लेंगे, 1/10 इस पे लेंगे, 1/10 इस पे लेंगे, तो समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। तो कुछ लोग दिमाग लगाएंगे कि सब एक ही साथ जोड़ करके 1/10 ले लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे भाई मान लो कि डाटा हमने थोड़ा सा अपने हिसाब से लिया, तो ये डाटा इजी है, कैलकुलेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे जोड़ करके फिर 1/10 की जगह 1/7 डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि एक बात तो क्लियर है कि इस 1200 का जो 10% होगा वो 120 होगा। इस बात को तो समझ पा रहे हैं ना? तो आप मुझे बताइए कि जब मुझे इन सब पे इंटरेस्ट लेना है, और सब पे इंटरेस्ट कितना लेना है? 10% लेना है, तो हम एक एक करके ले लेते हैं। जब हमें पता है कि इस पे 1200 का 10% 120 होगा, तो इस 1200 पे भी 10% 120 होगा, तो 120 और 120 मिल करके कितना बन जाएगा मेरे भाई? 240। तो कहने का मतलब ये है कि हम इन दोनों पर तो इंटरेस्ट 240 ले लिए, बचा क्या है? 120। 120 का 10% मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12 हो जाएगा। क्लियर है बात? और इस तरह से ये ग्राफ बन करके एकदम तैयार है आपके लिए। बस आप यहाँ पे नजर डालो और इस पे हर एक प्रश्न का आंसर निकालो। कैसे
भाई ग्राफ एक ऐसा मेथड है ना, यकीन मानो कि हर एक प्रश्न को उड़ाने के लिए सक्षम है। बस इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। ट्री ट्री को जो है ना, ट्री मेथड जो तुम आज तक सुने हो, यकीन मानो ट्री को कर देंगे फ्री, बस बने रहना। अब एक इस बात को ध्यान से समझना, आपसे पूछा क्या गया मेरे भाई, तो पहला प्रश्न था सीआई बताओ, दूसरा प्रश्न था अमाउंट बताओ, तीसरा प्रश्न था एसआई बताओ। अब आप मुझे बताइए, एक एक करके आंसर समझिएगा। जो मेरे भाई ये आपको सीधे वाले कॉलम में दिख रहा है ना, जो पिंक से मैंने कलर किया है, ये जो बनेगा आपका क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एसआई। क्या बनेगा, एसआई बनेगा। और जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर एक साल जो एसआई में कैलकुलेशन होता है वो मेन प्रिंसिपल पर ही होता है, और हमने जो ये ब्याज कैलकुलेट किया है ये मेन प्रिंसिपल पे ही किया है। हर साल के लिए एसआई बराबर भी होता है, तो एसआई के रूप में कितना हो जाएगा, 12 12 12 मिलकर के हो जाएगा कितना, 3600। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर बात सीआई की जाए तो मेरे लाल, मेरे दोस्त, मेरे जान, मेरे प्राण, इस बात को ध्यान से समझना, इस बात को बहुत ही गंभीरता से समझना, बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझना। बस जो मैं कलर कर रहा हूं उस पार्ट को देखना। ये जो आपको जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ना, ग्रीन वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये बनता है भैया मेरे आपका सीआई, ठीक है ना। सब ब्याज को जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा, सीआई बन जाएगा। अब ये तो पता ही है कि 3600 है। अब 3600 में हम ऐड कर देंगे कितना, 2 और 1 3, 300 कितना हो जाएगा, ये 40 20 60 और 70 72, 372 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 36 और 3 39, 3972 जो बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा मेरे भाई आपका सीआई बन जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 3972 क्या बन जाएगा, सीआई बन जाएगा। तीसरा प्रश्न, अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो देखो यहां पे हम पढ़ रहे हैं सीआई, तो अमाउंट जब निकालेंगे ना, तो अमाउंट में हम प्रिंसिपल प्लस एसआई भी करते हैं, अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस सीआई भी करते हैं। तो प्रिंसिपल प्लस एसआई तब करेंगे जब बात ये सीआई एसआई की होगी, जब बात सीआई की होगी तो प्रिंसिपल प्लस सीआई करेंगे। तो प्रिंसिपल कितना है भैया, 12,000, और सीआई कितना है तुम्हारा 3,972। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 12 और 3 15, 15,972 जो बनेगा ये कितना बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 15,972। ये आपका अमाउंट बन जाएगा। इतनी सी बात अगर क्लियर हो गया तो क्या आप तैयार हो अगले चीज को सीखने के लिए। और मेरे भाई मुझे कलर ही नहीं दिख रहा है कि मैं किससे कलर करूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे चौथा प्रश्न है सीआई माइनस एसआई। आपसे पूछा जाता है ना बार बार, डिफरेंस बिटवीन सीआई माइनस एसआई, बात समझ आ रही है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब आपको पता है सीआई, ये पूरा ऐड कर दीजिए, सीआई आ जाएगा। ये सीधे वाले लाइन में जो दिख रहा है ये इसको ऐड कर दीजिएगा तो आपका एसआई आ जाएगा। तो मेरे भाई जब ऐड कर देंगे तो सीआई आ ही जाएगा, जब ऐड कर देंगे तो एसआई आ जाएगा। तो दोनों का अंतर चाहिए तो दोनों को घटा दो, दोनों को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 372, जो क्या बन जाएगा, सीआई माइनस एसआई। तो 372 जो होगा वो क्या बन जाएगा, सीआई माइनस एसआई। लेकिन क्या आपको प्रश्न जब दिया जाएगा तो एक बार सीआई निकालोगे, एक बार एसआई निकालोगे, फिर माइनस करोगे ना बाबा ना। इस बात को ध्यान से समझना कि अगर ये पूरा सीआई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सीधे वाला लाइन मेरे भाई ये एसआई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप ही मुझे बताइए कि जो अंतर बना रहा होगा वो कौन सा पार्ट बना रहा होगा, ये वाला पार्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीआई माइनस एसआई। क्या इस बात को समझ रहे हैं। अरे मेरे भाई ऐसे समझो ना कि मेरे और तुम्हारे में डिफरेंस क्या है, हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम हमारे चेला हो, यही है ना अंतर। तुमसे मुझे ज्यादा मैथ आता है, तुम्हें कम आता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जो ज्यादा है हमारे पास वही तो अंतर बनाएगा हमारे और तुम्हारे में। समझ आ रही है बातें। तो ये सीआई पूरा था और ये एसआई। तो भाई एसआई से अगर देखा जाए, एसआई से सीआई कितना ज्यादा था, यही तो ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं सीआई और एसआई का अंतर बन जाएगा, सबको जोड़ देना है। तो सीआई और एसआई का अंतर निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा आपको, पूरा बस इसको जोड़ना है, पूरा जोड़ के फिर इसको जोड़ करके माइनस नहीं करना। बात समझ आ रही है। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, बताओ सेकंड ईयर सीआई। हर एक प्रश्न का जवाब देंगे एकदम सेकंडों में। भाई सेकंड ईयर का अगर आपको सीआई चाहिए तो सेकंड ईयर मतलब दूसरा साल, सिर्फ और सिर्फ दूसरे साल की बात कर रहे हैं। तो दूसरे साल का जो सीआई होगा मेरे भाई वो क्या होगा, इनको जोड़ दो, बात खत्म। तो 1200 प्लस में 120 कितना हो जाएगा, 1320। बोलो ना जल्दी फटाफट। अब एक बात समझना, आपसे पूछा गया बताओ थर्ड ईयर सीआई क्या होगा। तो मेरे भाई थर्ड ईयर सीआई मतलब तीसरे साल का सीआई, इसको ऐड कर दो तो 1200 और 2 1400, 1440,
1440 और 12 कितना हो जाएगा 1440 और 10 50 52, तो ये कितना हो जाएगा 1452। समझ पा रहे हो। और आजकल एक बड़ा ट्रेंड में प्रश्न चला हुआ है, बार बार आपसे पूछा जाता है कि बताओ थर्ड ईयर सीआई, थर्ड ईयर, आगे प्रश्न इस पे लगाएंगे, डिफरेंस आपको बताना है। डिफरेंस किसका बताना है मेरे भाई, तो थर्ड ईयर सीआई और सेकंड ईयर सीआई के बीच का अंतर क्या होगा, बताओ अंतर क्या होगा। तो ये न्यू ट्रेंड पे प्रश्न चला हुआ है, हर एक प्रश्न का जवाब तुम्हारा यहां से है। ये अगर ये सेकंड ईयर सीआई है और ये आपका फर्स्ट ईयर सीआई है, सॉरी थर्ड ईयर सीआई है, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर, तो आपको अंतर ही तो बताना था। अंतर का मतलब ये होता है कि जो इसमें हो इसमें ना हो, या फिर जो इसमें हो इसमें ना हो, वही तो अंतर बनाएगा। अब देखो 1200 यहां भी था, 1200 यहां से, 1200 यहां भी था, 1200 यहां भी था, तो क्या ये कभी अंतर बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। भाई 120 यहां भी है, 120 यहां भी है, भाई ये 120 का दोगुना है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो 120 है ये कभी भी अंतर नहीं बनाएगा, यहाँ पे एक 120 और बचा होगा। समझ आ रही है बातें। तो यहां से 120 और निकाल दो और 12 इसको जोड़ दो, 12 इसको जोड़ दो, तो मिल करके कितना हो जाएगा 132। तो आपसे पूछा जाए कि थर्ड ईयर सीआई और सेकंड ईयर सीआई के बीच का जो अंतर बनेगा वो कितना बनेगा, तो आप क्या बोलोगे 132 बनेगा। मेरे भाई ये जो ग्राफ मेथड है हर एक प्रश्न को सॉल्व करने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है। अगर इतनी सी बात क्लियर हो गई तो मैं आगे बढ़ता हूं। अगर किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई डाउट रहा होगा तो मेरे भाई पीछे एक बार फिर से जाना और मेरी बातों को समझने की प्रयास करना और इसको फिर से पीछे से बैक करके देखना। क्लियर है बात। बाकी करते हैं शुरुआत। फिर इसके बाद एक और कहानी मतलब जो दूसरा कहानी होगा मेरे भाई वो होगा आपका रेशियो मेथड का। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा सभी लोग कि रेशियो मेथड कैसे इस्तेमाल करते हैं प्रश्न पे, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आपको इसके तरीका पता हो। और इसके लिए सबसे पहले हम बात कर लेंगे, ग्राफ हमने कर लिया, अब इसके बाद रेशियो करेंगे और धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़ेंगे सक्सेसिव की ओर और फिर डायरेक्ट लेंगे एक प्रश्न। ठीक है, चलिएगा अब मेरे साथ बने रहिएगा। पहले इसको क्लियर कर ले, फिर हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, और जब पूरा ये समझ जाएंगे आप तब हम सीधे सीधे बात करेंगे सक्सेसिव वाले पे। ठीक है ना, तो पहले हम रेशियो को क्लियर करा करके ग्राफ और रेशियो पे प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, चलिएगा आइएगा। अब मेरे भाई सबसे पहले अब रेशियो पे बात कर लेते हैं। रेशियो मेथड, हेडिंग लगाना सभी लोग, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे, और सबसे जरूरी चीज जो मेरे भाई वो कब कब करेंगे, तो आज हर एक चीज पे करेंगे पर्दाफाश। बस इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहले तो बहुत जरूरी ये है कि कौन सा मेथड कब कब यूज किया जाएगा। तो ग्राफ तो ऑलराउंडर है, आप कभी भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेशियो मेथड या सीरीज मेथड का इस्तेमाल आप कब करते हो, तो इस बात को ध्यान रखना। जनरली रेशियो का इस्तेमाल इस प्रकार के डाटा, जैसे मान लीजिए 11 होल 1/9% हो, या 12 होल 1/2% हो, या फिर 16 होल 2/3% हो, या फिर आपके पास 14 सही 2/7 हो। इस प्रकार से जब भी डाटा दिया जाए तो हम यूज करते हैं कौन सा तरीका, रेशियो मेथड। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अगर नॉर्मल डाटा दे रखा है, जैसे सपोज दैट इस प्रकार के 10%, 12%, 15%, इस तरह से, तो आप यहाँ पे सीधे सीधे किस पे जाते हो, यहाँ पे सक्सेसिव वाले मेथड पे जाते हो। बात समझ आ रही है। बाकी तो ग्राफ जिंदाबाद है। हालांकि रेशियो यहां भी लगाना चाहेंगे तो रेशियो लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटिव, कई बार चीजें कैलकुलेटिव हो जाती है और यहाँ सक्सेसिव वाले से जल्दी हो जाएगा, तो हमें जल्दी करना है। अब आ जाइए रेशियो मेथड पे बात कर लेते हैं। फिर से एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए प्रिंसिपल अपने पास 5000 है, रेट हम थोड़ी देर के लिए मान करके चलते हैं कि रेट अपना 10% ही है, और समय हम 2 साल पहले क्लियर कर दें। जब 2 साल पे चीजें समझ में आ जाएंगे तो 3 साल पे भी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना भाई। 10% का अगर हम रेशियो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले 10% का फ्रैक्शन जानना बहुत जरूरी है। 10% का फ्रैक्शन कितना होगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे कि सर 10% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 1/10। अब इस 1/10 का मतलब ये है कि जो अपना प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, 10, और प्रत्येक 10 पर जो ब्याज आपको मिलने वाला है वो कितने मिलने वाला है मेरे भाई, 1 मिलने वाला है। तो इस तरह से जो 1 बनेगा वो क्या बनेगा, आपका सीआई बनेगा। अब आप मुझे बताइए कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशियो क्या बनेगा 1 साल में,
तो भाई अगर प्रिंसिपल 10 है, प्रत्येक 10 पर आपको पर एनम 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो अमाउंट बनेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल प्लस सीआई ऐड कर देंगे कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशियो बनेगा मेरे भाई, वो कितना बन जाएगा, 10 और 11 का। ठीक है, तो ये आगे ये पहले साल का। दूसरे साल के लिए अगर रेशियो निकाला जाए तो मेरे भाई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, हर एक साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेशियो भी सेम आएगा। बोलो हाँ या ना। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत में ही बताया था, कोई दिक्कत वाली बात है? ये चेंज तब होता है जब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हर एक साल के लिए अलग अलग हो। क्लियर है बात? अब आप मुझे एक बात बताइए, जब ओवरऑल इसे सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली प्रिंसिपल कितना मिल जाएगा, यहाँ से 100, और यहाँ पे अमाउंट कितना मेरे भाई मिल जाएगा, तो यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा 121। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? अब देखो प्रिंसिपल तो ये आपका गिवन है, मतलब हम लोगों ने निकाल लिया, और अमाउंट भी निकाल लिया। सीआई क्या होगा इस बात को समझिएगा। तो सीआई मेरे भाई इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो अंतर होगा वही क्या बनेगा, आपका सीआई बनेगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 21 का है, तो सीआई कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं एसआई क्या होगा, तो एसआई के लिए कैसे करेंगे, ध्यान से इस बात को समझिएगा। प्रिंसिपल आपके पास कितना है, प्रिंसिपल आपके पास कितना है मेरे भाई, प्रिंसिपल आपके पास, प्रिंसिपल 100 रुपया है अकॉर्डिंग टू द रेशियो। अब अगर प्रिंसिपल 100 रुपया है तो आप मुझे बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले साल का ब्याज जो बनेगा, एसआई की बात कर रहे हैं, वो कितना बनेगा, तो 100 का 10% जो होगा मेरे भाई वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है बात? और जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हर एक साल के लिए सेम होगा तो कहीं ना कहीं ब्याज भी सेम होगा, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं पहले साल के लिए भी 10 का इंटरेस्ट, दूसरे साल के लिए भी 10 का इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ेंगे तो एक ही बात होगा, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी एक ही बात होगा। मतलब इसका ये है कि 2 साल का जो एसआई बनेगा वो कितना बन जाएगा, 2 साल का एसआई आपका 20 बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए अंतर बताओ सीआई माइनस एसआई का, तो सीआई माइनस एसआई का अंतर कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है, तो ये आपका सीआई और एसआई का अंतर आ जाएगा। क्लियर है बात या नहीं? अब इतनी सी बात समझिएगा कि अगर आप इतना निकाल लिए तो क्या आपका फाइनल आंसर भी यही है, नहीं। अब हम तुलना करेंगे, तुलना कैसे करेंगे मेरे भाई, प्रिंसिपल एक्चुअल में अपने पास कितना गिवन है, तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल 5000, रेशियो के अकॉर्डिंग कितना है, तो बोलोगे सर 100 रुपया है। तो 100 की वैल्यू अगर 5000 के बराबर है एक्चुअल में, तो कहीं ना कहीं इसका जो ओरिजिनल वैल्यू है प्रिंसिपल का, रेशियो से कितना गुना है, तो आप बोलोगे सर 50 गुना है। अगर प्रिंसिपल 50 गुना है ना, तो अमाउंट भी 50 गुना होगा, 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, और ये हो जाएगा 5 एकम 5, मतलब 6050। क्लियर है बात या नहीं? अगर मैं बात करूं सीआई की, अगर इसका प्रिंसिपल 50 गुना है तो कहीं ना कहीं इसका सीआई भी 50 गुना होगा, और 50 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5, और ये 5 दूनी 10, 1 जीरो और लगा लो, मतलब सीआई कितना बन जाएगा एक्चुअल में 1050। अगर बात मैं करूं एसआई की, तो मेरे भाई एसआई के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस 20 को अब ध्यान से समझना, अगर प्रिंसिपल इसका 50 गुना तो इसका एसआई भी 50 गुना होगा, 50 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा, ये 1000 बन जाएगा। क्लियर है बात? अगर इसका प्रिंसिपल 50 गुना है तो कहीं ना कहीं इसका सीआई माइनस एसआई भी 50 गुना होगा, और 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, बताओ, 50 बन जाएगा। भाई वैसे भी डायरेक्ट निकालते तो अंतर कितना हो जाता, 50 का हो जाता। क्लियर है बात? तो इस तरह से काम करता है अपना रेशियो मेथड, और उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए। अगर इस बात को समझ गए हैं, ग्राफ मेथड और रेशियो मेथड दोनों समझ गए हैं, तो हम आप सभी के स्क्रीन पे लगाने जा रहे हैं एक बड़ा प्यारा सा प्रश्न, उसका जवाब आप लोग दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। तो भाई मेरे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा। पहला प्रश्न, अभी हम बात करेंगे सक्सेसिव पे भी आएंगे पीछे, अभी पहले इस प्रश्न का जवाब दीजिए। आप पहले इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे ये है कि 1000 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो इस प्रकार के प्रश्न के लिए आप कोई भी तरीका यूज कर लीजिए, आंसर आप सेकेंडों में निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे डाटा ही इस प्रकार के सिंपल वे में दे रखा है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर डाटा ही सिंपल है तो कैलकुलेशन भी सिंपल होगा, कैसे करेंगे? अगर मैं इसको ग्राफ से देखूं, अगर ग्राफ मेथड से देखूं, तो 10,000 प्रिंसिपल है अपना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है,
अब आप मुझे बताओ पहले साल दूसरे साल 10% का मतलब 1/10, बोलिए हाँ या ना। अब आप मुझे बताइए कि पहले साल 1/10 इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, दूसरे साल इसका 1/10 करेंगे तो, क्योंकि देखो पहले साल का इंटरेस्ट कितना आ गया 100। अब मेरे भाई पहले साल का सीआई और एसआई, एक बात और ध्यान रखिएगा कि पहले साल का सीआई और एसआई दोनों ही बराबर होता है। तो पहले साल का ये सीआई भी बनेगा एसआई भी बनेगा। अब दूसरे साल के लिए जब ब्याज निकालना होगा तो इस मेन प्रिंसिपल पर 1/10 मतलब 100, क्लियर है बात। प्लस बात यहीं पे खत्म नहीं होती, इस पे भी 1/10 लेना पड़ेगा और इसका 1/10 का मतलब कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब बात सीआई की हो रही है तो क्या आप इसको जोड़ देंगे तो सीआई आ जाएगा, तो आप बिल्कुल जोड़ दीजिए। यहाँ पे 100 100 200 और 10 कितना हो जाएगा 210, तो सीआई कितना बन जाएगा 210। क्लियर है बात या नहीं? अगर ये बात क्लियर है, अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब रेशियो मेथड क्या है मेरे भाई? तो रेशियो मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस 10% का फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा 1/10। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच रेशियो क्या बनेगा। अगर प्रिंसिपल 10 है तो प्रत्येक 10 पर 1 का ब्याज मिलेगा 1 साल में, तो भाई 10 से कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक साल के लिए सेम है तो कहीं ना कहीं दूसरे साल के लिए भी कहीं ना कहीं जो रेशियो बनेगा वो 10 और 11 ही बनेगा। ठीक है ना मेरे भाई। अब यहाँ से प्रिंसिपल कितना होगा, सॉल्व करेंगे तो 100 हो जाएगा और यहाँ पे अमाउंट जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 121 बन जाएगा। क्लियर है बात। अब आप मुझे बताइए कि अगर प्रिंसिपल यहाँ पे दे रखा था तो हमें बताना क्या था, सीआई बताना था। तो भाई दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा, सीआई, और सीआई बराबर कितना है अंतर 21 का। अब ओरिजिनल वाले प्रिंसिपल से तुलना कर लेंगे कि अगर 100 बराबर है 1000 के, इसका मतलब कि 1 की वैल्यू कितना होगा 10 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 10 के बराबर तो 21 की वैल्यू कितने के बराबर मेरे भाई, तो 210 के बराबर। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? ये है आपका रेशियो मेथड, और इसी तरीका से इसी वे में ये रेशियो और ग्राफ मेथड काम करता है, और उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, आगे हम सक्सेसिव भी बता देंगे, चीजों पे बहुत अच्छे से काम करेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन दोनों पे हम थोड़ा सा काम करा दे, फिर सक्सेसिव पे भी चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न बताइएगा क्या होगा जवाब। अगला प्रश्न बताइए क्या होगा। ए ने 3000 रुपए की राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितनी धनराशि मिली? मेरे भाई 3000 रुपये लगाता है, वो भी ब्याज की दर कितना है 20%। ठीक है, तो आप इतनी सी बात बताइए कि अगर प्रिंसिपल अपने पास 3000 है, प्रिंसिपल अपने पास 3000 है, तो हम एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। देखो अगर इस प्रकार के नॉर्मल सा डाटा है ना, तो आप सक्सेसिव लगाओ या ग्राफ लगाओ कोई दिक्कत, या रेशियो लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी यहाँ पे डाटा पॉइंट फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में आए तो आप रेशियो ही लगाना, उसके लिए मस्ट हो जाता है रेशियो। समझ आ रही है बातें ना, ध्यान से चीजों को समझना। अब यहाँ पे पहले साल दूसरे साल समय कितना था भाई, समय कितना था 2 साल। तो पहले साल दूसरे साल ब्याज की दर 20%, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। तो पहले साल 1/5, दूसरे साल भी 1/5 के दर से ब्याज मिलेगा। आप मुझे बताइए कि इसका 1/5 क्या हो जाएगा। इसका 1/5 जब निकालेंगे 5 छक्का 30 मेरे भाई 600 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। दूसरे साल जब ब्याज निकालने जाएंगे, पहले साल का ब्याज आ गया, दूसरे साल का ब्याज जब निकालेंगे तो इस 3000 का 1/5 कितना बन जाएगा 600 हो जाएगा। और इस 600 पे अभी अभी अब तक हम लोग एसआई निकालेंगे। सीआई कैसे निकालेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सीआई का मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, पिछले साल का इंटरेस्ट जो होगा उस पर भी आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। मतलब इस 600 पे 1/5 मतलब कितना हो जाएगा 120। आपसे क्या पूछा गया था कि 2 वर्ष बाद कुल कितनी धनराशि मिली, कितनी धनराशि मिली ये आपको बताना था मेरे भाई। इसका मतलब ये होगा कि धनराशि की जब बात करेगा तो इसका मतलब कि वो बात अमाउंट का कर रहा है। बात किसका कर रहा है, अमाउंट का कर रहा है। क्लियर है बात, बात अमाउंट का कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कि अमाउंट बराबर क्या होगा। तो प्रिंसिपल 3000, प्रिंसिपल 3000 प्लस में 120, प्रिंसिपल 3000 प्लस 100, सॉरी 120 नहीं, सीआई पूरा कितना हो जाएगा 6 से 12, 12 और 1 13, 1320। ठीक है, 1320। तो यहाँ से 1320 और ऐड कर दीजिए, 1320 और ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4320। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या 4320 दिख रहा है? ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात या नहीं? उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे।
अब यहाँ पे अगर मान लीजिए डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, या आगे कुछ और डिफरेंट प्रश्न आ जाए तो कैसे करेंगे। तो ग्राफ एकदम मजेदार तरीके से इसी तरीके से करते रहेंगे, ठीक है ना। बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को करिएगा जरा सभी लोग। बोला ये गया कि एक निश्चित राशि 6% वार्षिक प्रतिवर्ष 6% वार्षिक संयोजन की दर से 2 वर्षों में ये इतना हो जाता है, तो बताना ये है कि इस राशि का कितना, मतलब यह राशि कितनी है। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझिएगा, एक निश्चित राशि मतलब प्रिंसिपल नहीं पता है। इस प्रश्न को थोड़ी देर के लिए आप इसको ब्रेक करिएगा, क्योंकि इस प्रश्न में हम लगाएंगे क्या, सक्सेसिव मेथड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 6% है, समझ आ रही है बात है। अब सक्सेसिव में भी हम किस तरीके से इसको उड़ाएंगे आपको बहुत बहुत जल्दी बताने वाले हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। इस प्रश्न को छोड़िए और इस प्रश्न को छोड़िए, दोनों प्रश्न को छोड़िए, फिर इसके बाद इस प्रश्न पे आ जाइए। सबसे पहले इस प्रश्न को करिए मेरे भाई। अगर इस प्रश्न पे हमने ग्राफ पे 2 प्रश्न कर लिया, एक बार इसको रेशियो पे उड़ाते हैं, ठीक है। मैं दोनों मेथड मैं एक साथ लेकर के चलना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब आप इस पे दोनों पे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करे कौन सा नहीं करे, इस बात का तो कम से कम कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब आप मुझे बताइए, प्रिंसिपल अपने पास 5,000 है, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, तो 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर पूछा गया। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ पे 20% का मतलब क्या होगा, 1/5। इस बात को आप समझ पा रहे हैं भाई। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5। अब मेरे भाई एक बात समझिएगा कि एक बात यहाँ पे आ जाइए, एक बात यहाँ इस बात को समझिएगा, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस बात को समझिएगा, इतना में तो दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे मैं दिखा दूं, बहुत चीजों को ध्यान से समझिएगा। हाँ, ये वाला बहुत ध्यान से समझिए। जैसे यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, तो 2 साल के हमने क्या निकाला भाई, पहले साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का रेशियो निकाला। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक साल के लिए सेम है, तो अगले साल भी वही रेशियो रहेगा। तो आप मुझे बताइए कि 2 साल में ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में रेशियो कितना बन रहा था, 100 और 121। अब आप मुझे बताइए कि क्या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इसका मतलब कि प्रत्येक 10 पर 1 बढ़ेगा, मतलब ये 10 से 11 हो जाएगा। अगर समय 2 साल है ना मेरे भाई, तो सीधे सीधे इसका स्क्वायर कर दो 100 और इसका स्क्वायर कर दो 121। ये जो बनेगा यही आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का फाइनल रेशियो बनेगा। अगर 3 साल की बात हो तो इसका क्यूब कर दो। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो मेरे भाई तीसरे साल भी उसी रेशियो से बढ़ेगा जिस रेशियो से इससे पीछे बढ़ा है। बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए मेरे भाई, यहाँ पे भी अगर देखा जाए, 1 मिनट, यहाँ पे भी अगर देखा जाए, हाँ कहाँ पे, हाँ इस वाले प्रश्न पे, अरे इस वाले को नहीं, अगले वाले को, इस वाले प्रश्न में भी देखा जाएगा तो समय कितना था, 2 साल है। अब आप इतनी सी बात बताइए, अगर प्रत्येक 5 पर 1 का ब्याज यहाँ पे मिलेगा, तो ये बात तो क्लियर है कि 5 से प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट में जो रेशियो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 5 और 6। लेकिन अगर यहाँ से मुझे डायरेक्ट प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो चाहिए, तो मेरे भाई मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से सीधे सीधे 5 और 6 का स्क्वायर कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 25 से ये कितना हो जाएगा, 36। क्लियर है बात। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 11। यही आपका सीआई बनेगा, सीआई, और एसआई कितना हो जाएगा। तो आप इस 25 का 1/5, 25 का पहला साल जो एसआई का ब्याज होगा वो कितना होगा, तो इस मेन प्रिंसिपल पर 20% मतलब 1/5 निकाल लीजिए। मेन प्रिंसिपल 25 पर अगर 1/5 आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 बार में गिर जाएगा। मतलब 1 साल का एसआई अगर 5, तो 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना, 1। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे अगर प्रश्न में दिया है कि प्रिंसिपल आपका 5,000 है, तो इतनी सी बात मुझे बता दो कि अगर 25 की वैल्यू 5,000 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, मतलब 1 की वैल्यू 200। और एक ही की तो वैल्यू बताना था, क्योंकि सीआई और एसआई के बीच का अंतर कितना होगा, 1 होगा। तो 1 की वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, 200। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर इतनी सी बात आप बहुत अच्छे से समझ गए, तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि आप ग्राफ भी इस्तेमाल करने समझ गए होंगे और रेशियो भी इस्तेमाल करना समझ गए होंगे। अब मेरे भाई बात करते हैं हम सीधे सीधे, चलते हैं हम सीधे सीधे सक्सेसिव वाले मेथड पे, और सक्सेसिव वाले को भी चर्चा कर लेते हैं, एक बार सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर सीधे सीधे अब हम लोग प्रश्न पे चलेंगे। अब बिना कोई ब्रेक के
एकदम एक्सीलेटर पे पैर दाबेंगे और सीधे सीधे गाड़ी को उड़ाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या कर लेना है, सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, मतलब इसका जो सक्सेसिव मेथड है इस पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिएगा मेरे भाई, सभी लोग हेडिंग लगा लीजिएगा अपने अपने नोटबुक में, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव का मतलब क्या है? तो देखो सबसे पहले ना मेरे भाई सक्सेसिव वर्ड का मतलब समझिए। सक्सेसिव का मतलब ये होता है लगातार, लगातार, ठीक है। या फिर इसको क्रमवार या क्रमागत भी बोलते हैं हम लोग, क्रमागत। समझ आ रही है बात या नहीं? मतलब इसका ये है कि ये जो सक्सेसिव वर्ड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको दो ही केसों में देखने को मिलता होगा। ये सक्सेसिव वर्ड जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहां से दो ही केस में देखने को मिलता है। एक तो मिलता होगा आपका इंक्रीज के केस में, इंक्रीज के केस में, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं क्या मेरे भाई? वृद्धि। वृद्धि के केस में देखने को मिलता होगा, या फिर दूसरा डिक्रीज, डिक्रीज के केस में, मतलब कमी के केस में। इसके अलावा आपको सक्सेसिव नहीं देखने को मिल रहा होगा कहीं पे भी। दो ही केस में यूज होता है, या तो इंक्रीजमेंट के केस में, दूसरा डिक्रीजमेंट के केस में। मेरे भाई अगर हम बात कंपाउंड इंटरेस्ट की कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रिंसिपल पर कुछ ब्याज बनेगा, बढ़ेगा, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड होगा तो बढ़ेगा। तो यहाँ माइनस का तो कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग डिक्रीजमेंट वाला केस नहीं पढ़ते हैं। जनरली इसका जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम लोग इसका इस्तेमाल डिस्काउंट में करते हैं। किसमें करते हैं मेरे भाई? डिस्काउंट में। फिर आगे चर्चा करेंगे डिस्काउंट पे भी, ठीक है ना, जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया जाएगा, परसेंटेज पढ़ लिया जाएगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम इसको इग्नोर करते हैं, हम बात सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजमेंट पे करेंगे। इंक्रीजमेंट का मतलब ये होता है, अगर मैं बात करूं सक्सेसिव इंक्रीजमेंट की, तो आप इसको दूसरे शब्दों में मेरे भाई, आप इसको दूसरे शब्दों में कंपाउंड इंटरेस्ट भी कह सकते हो, कंपाउंड भी कह सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट भी कह सकते हो। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? कहने का मतलब ये है कि अगर बात सक्सेसिव इंक्रीजमेंट की होगी तो कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉलो होता है वही कहीं ना कहीं सक्सेसिव इंक्रीजमेंट में भी फॉलो होता है। अब ये सक्सेसिव क्या है और सक्सेसिव इंक्रीजमेंट क्या है, इस पर थोड़ा सा मेरे भाई चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम चलेंगे इसके कॉन्सेप्ट पे। अब समझिएगा मेरी बात को। जैसे मान लीजिए आपके पास, या मान लीजिए कोई हमारे पास आर्टिकल है जिसका प्राइस जो है ना वो 1000 है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि सक्सेसिव का मतलब क्या है और सक्सेसिव इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट का क्या मतलब है। भाई यहाँ पे सक्सेसिव का मतलब अभी आपको मैंने बताया क्रमागत या फिर लगातार। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बढ़ेगा या घटेगा, या तो बढ़ेगा तो किस वे में बढ़ेगा? क्रमागत वे में बढ़ेगा, और घटेगा तो किस वे में घटेगा? क्रमागत वे में, क्रमवार तरीके से, क्रम दर क्रम घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। मान लीजिए किसी आर्टिकल की प्राइस 1000 है, मैंने इसमें पहली बार, या आप ये समझ लीजिए कि मैंने इसमें ना 10% का दो सक्सेसिव इंक्रीजमेंट लगा दिया, मतलब इसको 2 बार बढ़ाया सक्सेसिव वे में 10% से। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर इसकी प्राइस पहले 1000 थी, 10% अगर बढ़ जाएगा, इसमें 10% मेरे भाई बढ़ जाएगा, तो आप मुझे बताओ कि इसमें 10% ऐड करने के बाद ये कितना बन जाएगा? 1100 बन जाएगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे? बात को समझ पा रहे? यस और नो? अब अगले बार जो 10% आपका इंक्रीजमेंट होगा, वो अगले बार जो 10% इंक्रीज होगा वो इस 1000 में नहीं होगा, ठीक है, वो किसमें होगा? 1100 में होगा। और 1100 में फिर 10% आप बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं ये 110 बढ़ जाएगा। 110 बढ़ाने का मतलब कितना हो जाएगा? 1210 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे चाहे वो वृद्धि हो या फिर कमी हो मेरे भाई, ये लगातार या फिर क्रमागत तरीके से बढ़ता है, क्रम दर क्रम। पहला क्रम के बाद फिर दूसरा क्रम, फिर दूसरा क्रम, फिर इसके बाद तीसरा, फिर ऐसे करके। समझ आ रही है बात? मतलब पहला जो इंक्रीजमेंट होगा इसमें होगा, दूसरा जो इंक्रीजमेंट होगा इसमें होगा, और आगे और अगर इंक्रीजमेंट होता तो कहीं ना कहीं तीसरा इंक्रीजमेंट इसमें हो जाता। बात समझ आ रही है? इसको दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हो कि जब बढ़ रहा होगा तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि बढ़े हुए में बढ़ाना, मतलब यहाँ पे दूसरा जो इंक्रीजमेंट हमने किया, बढ़े हुए जो पहले से वैल्यू था इस पे, उस पे मैंने बढ़ाया। या इसको घटाने के केस में समझ सकते हो कि घटे हुए में घटाना। भाई 1000 में अगर 10% माइनस करेंगे पहले केस में तो 100 माइनस हो जाता,
तो घटे हुए वैल्यू जो था वो कितना हो जाता, 900 हो जाता। फिर इसमें 10% कम करते हैं इस तरीके से। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं मेरे भाई सक्सेसिव वे। क्लियर है बात या नहीं? अगर इतनी सी बात क्लियर है तो मेरे भाई हम सीधे सीधे बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने का मतलब ये है कि हम सीधे सीधे बात करते हैं सक्सेसिव कॉन्सेप्ट की। अब देखो सक्सेसिव कॉन्सेप्ट क्या है, हेडिंग लगा लीजिएगा, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट क्या है, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। अभी जो हम सीखने जा रहे हैं, हेडिंग लगा लीजिएगा सभी लोग, फॉर 2 ईयर। किसके लिए सीखने जा रहे हैं? 2 ईयर के लिए। मेरे भाई जनरली आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और नहीं तो फिर इसको ध्यान से समझिएगा कि जब भी 2 साल के लिए बात होगा ना, तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ये वाला a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। क्लियर है बात? अब यहाँ पे ये जो a है ना, यहाँ पे a जो है ये क्या है पता है, ये है आपका रेट ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। और ये जो b है ये क्या है आपका, तो ये आपका रेट ऑफ, ये है आपका सेकंड ईयर, ठीक है, सेकंड ईयर। क्लियर है बात? अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना होता है, इस बात को समझिएगा। मेरे भाई यहाँ पे आप मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि अपने पास सपोज दैट यहाँ पे हमने मान लिया कि पहले साल के लिए ब्याज दर 10% दे रखा है और दूसरे साल के लिए ब्याज दर 8% दे रखा है। बहुत ध्यान से चीजों को समझिए। अगर मैं पूछूं कि बताओ यहां से इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसको कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है। मेरे भाई एक बात आप और समझिएगा कि जब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, तो जब ये इस मशीन में इस वैल्यू को डालते हैं, इस मशीन में इस वैल्यू को डालते हैं, तो जो ये कहीं ना कहीं रिजल्ट के रूप में देता है, वो जानते हो क्या देता है? तो ये भी बहुत अच्छे से जान लेना। यहां से जब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो जो रिजल्ट के रूप में आएगा वो क्या आएगा, वो आपका आएगा फाइनल रेट ऑफ सीआई। किसका? फॉर 2 ईयर। ये 2 साल के लिए आ जाएगा, फॉर 2 ईयर। इस बात को समझिएगा। मतलब इसका ये है कि यहां से जो रिजल्ट के रूप में आएगा वो क्या आएगा, फाइनल रेट ऑफ सीआई। अब ये फाइनल रेट क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। मेरे भाई पहले साल के लिए यहाँ पे ब्याज दर 10% है, दूसरे साल के लिए ब्याज दर कितना है, 8% है। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि पहले साल जो कैलकुलेशन होगा वो 10% से होगा और दूसरे साल जो कैलकुलेशन होगा वो कितना होगा, 8% से होगा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही अलग अलग रेट पे आपको 2 बार अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन इस वाले फॉर्मूले का मतलब और अच्छी चीज ये है कि मेरे भाई जब आप इन दोनों का इस्तेमाल यहाँ पे कर देते हो, तो जो यहाँ से निकल करके आता है वो कहीं ना कहीं जो रेट होता है वो क्या होता है, फाइनल रेट होता है। किसके लिए? फॉर 2 ईयर के लिए। अब ये फाइनल रेट का मतलब ये कि एक ऐसा रेट निकल करके आएगा जो इन दोनों ही रेट के बराबर अकेले होगा। जैसे डिस्काउंट में हम लोग पढ़े थे ना, समतुल्य बटा, इंग्लिश में पढ़े थे क्या, फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट। मान लीजिए 2 डिस्काउंट ये दिया है, अगर दोनों डिस्काउंट सक्सेसिव है तो आपसे पूछा जाता था कि बताओ यहाँ पे फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों के बराबर कोई एकल डिस्काउंट। समझ आ रही है बातें? तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा कि इन दोनों के बराबर कोई एक रेट। मतलब आपका ये है कि यहां से कहीं ना कहीं जब इसका इस्तेमाल कर लेते हो तो जो रेट आएगा वो मेरे भाई आपको 2 बार अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अब इसका इस्तेमाल अगर फॉर्मूले में करना हो तो कैसे करेंगे भाई, ए के जगह पे 10 रख लेंगे, बी के जगह पे 8, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8 प्लस 10 इंटू 8 बटे में 100। बात समझ पा रहे परसेंट? अब आप मुझे एक बात बताइए कि जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 10 और 8 18 प्लस मेरे भाई नीचे में एक 0 है, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, डायरेक्ट मैं पॉइंट लगा दूंगा। कैसे? 0 पॉइंट, अब नीचे में एक 0 है तो एक अंक छोड़ करके इधर से पॉइंट लगा देना है। मतलब इसका ये है कि 0.8। समझ पा रहे हैं क्या भाई? नीचे में अगर एक 0 है तो इधर से एक अंक छोड़ करके हमने क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया। तो जो यहाँ से रिजल्ट बनेगा वो कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर 18.8% बनेगा। ये जो रेट है ना मेरे भाई, इन दोनों ही रेट के बराबर ही रेट है। इस बात को समझिएगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि 2 बार अलग अलग जो आप कैलकुलेशन करेंगे उससे ज्यादा अच्छा है
कि किसी भी प्रिंसिपल पर 2 बार कैलकुलेशन करने से ज्यादा अच्छा है कि आप यहाँ पे क्या कर लें, आप डायरेक्ट 18.8% कर लें। वो कहीं ना कहीं जितना ब्याज ये देगा उतनी ही ब्याज ये देगा। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल लेकर के भी बताएंगे। अब इस बात को देखो, अगर इस बात को थोड़ा और जल्दी करना होगा, क्योंकि देखो एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम यहाँ पे ए की वैल्यू बी की वैल्यू पुट करें और फिर इसको जोड़े और इस तरह से फिर हम फाइनल रेट निकाल करके इंटरेस्ट निकालें। तो इतना ही हमारे पास एग्जाम में समय नहीं होता। इसको जल्दी से सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी जो एग्जाम्पल लिया था 10% और 8% का लिया था। तो मेरे भाई आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले का, तो पहले केस में दोनों को जोड़ने की बात होगी। तो आप इतना क्यों करेंगे, आप डायरेक्ट यहां से कर लीजिए ना भाई। दोनों को जोड़ने के पहले केस में दोनों को जोड़ने की बात होगी, मतलब कितना, 10 और 8 18। अब मेरे भाई एक बात बताओ, दूसरे केस में दोनों को मल्टीप्लाई करने की बात आएगी, यही होगा ना। अब जब दूसरे केस में हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 10 गुणे 8 80, और नीचे में अगर 100 है तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना, 8.10। अब नीचे में एक जीरो का मतलब ये कि अंतिम से एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18.8%। यही इसका फाइनल रेट होगा। नहीं समझे बात, नहीं समझे, आ जाओ अभी समझाते हैं। मेरे भाई कुछ एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए पहले साल के लिए रेट 2% है, दूसरे साल के लिए रेट 3% है, 3% 4%, 4% 5%, 5% 6%, 5% 6%, और अगर मान लो यहाँ पे 6% 8%, 8% 5%, 8% 12%, इस तरह से है ना, 10% 12%, इस तरह से। अगर मान लीजिए पहले साल और दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास गिवन है, तो आप फाइनल रेट कैसे निकालेंगे। मेरे भाई बहुत ध्यान से चीजों को समझना। यहां से अगर मैं फाइनल रेट की बात करूं तो पहले केस में इन दोनों को जोड़ना होता है, 3 और 2 5। क्लियर है बात यानी। अब आप एक बात बताइए कि दूसरे केस में क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि नीचे में 100 होता है और ऊपर में अगर 6 बन गया, इसका मतलब कि 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखा जा सकता है, 0.06। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर यहाँ पे ये सिंगल डिजिट में आ रहा है तो इधर 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दो, इसका मतलब ये कि 5.06। बात समझ पा रहे हैं, 2 अंक छोड़ करके मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। क्लियर है बात या नहीं। तो इसका जो फाइनल रेट होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 5.06 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर देखा जाए 3 और 4 पे, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 और 3 7, और इधर 4 3 12। अब 12 मतलब खुद 2 डिजिट में है, और नीचे में कितना, 2 जीरो आएगा, तो 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दोगे, तो यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 7.12%। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 4 9। अब इसके बाद कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 5 चौक के 20, 5 चौक के 20 का मतलब ये हुआ कि ये 20/100 हो जाता है। ठीक है, अब 20/100 हो जाता है का मतलब ये कि आप कुछ लोग यहाँ पे पढ़ाकू लोग क्या करेंगे, 20 5 100 काट देंगे और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 को। भाई यहाँ पे 0 से 0 काट लो। अब यहाँ से पॉइंट को शिफ्ट करना आसान हो जाएगा ना, तो यहाँ से जो पॉइंट बनेगा, मतलब यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा कितना बनेगा, 0.2%। बोलो हाँ है ना। इधर 5 4 9 और इधर से बन जाएगा क्या, यहाँ से बन जाएगा आपका 0.2%। क्लियर है बात। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कितना बन जाएगा, 6 5 11। क्लियर है बात। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 30। इसका मतलब ये होगा कि एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 30 में एक जीरो बन रहा है, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो 0.3 11.3 हो जाएगा। ये जल्दी निकालने का तरीका। 6 और 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 8 कितना होगा, 48, मतलब 0.48%। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 8 5 13। अब 8 गुणे 5 करेंगे कितना बन जाएगा, 40। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13.4%। क्लियर है बात या नहीं। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 और 8 20। अब यहाँ पे आप मुझे एक बात बताइए कि 12 और 8 20 तो बन गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 12 8 96। ये ऑलरेडी 2 डिजिट में है, तो यहाँ पे 20 पॉइंट लगा करके 96 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। ध्यान आपको कहाँ रखना है कि जब ये 3 डिजिट में है, जैसे यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120।
और आपको बहुत अच्छे से पता है कि नीचे में 100 ही होता है, एक जीरो से एक जीरो कट भी जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1.2। अब मेरे भाई ये जो 1.2 है, ये जो 1.2 है इसमें आकर के ऐड हो जाता है, तो इसमें ऐड करने के बाद ये कितना हो जाता है 23.2। बस इस बात को ध्यान रखना है कि जब ये 3 डिजिट में आएगा तब आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट 3 डिजिट वाला एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए 12% पहले साल का रेट है और दूसरे साल का 15%। तो आप मुझे इतनी सी बात बता दीजिए, आप मुझे इतनी सी बात बता दीजिए कि मेरे भाई यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 और 15 27 हो जाएगा, होगा या नहीं? लेकिन 12 गुणे 15 करेंगे कितना हो जाएगा 180, और 180 को डिवाइड करेंगे अगर 100 से तो एक जीरो से एक जीरो तो कट जाएगा, 18/10 अभी बच जाएगा, तो 18/10 का मतलब कितना होगा 1.8। अब ये जो 1 है इसमें आकर के ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाता है 28.8%। क्या इस बात को समझ रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। भाई इसका इस्तेमाल ऐसा हम तब करेंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक साल के लिए अलग अलग हो। मेरे भाई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक साल के लिए सेम हो तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर्मूला तो अपना यही कहता है ना कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो आप मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए पहले साल के लिए भी रेट a% है, दूसरे साल के लिए भी रेट a% है। आप मुझे बताइए कि जब यहाँ पे दोनों ही जगह ए पुट करा जाएगा तो जो रिजल्ट निकल कर के आएगा वो क्या आएगा, भाई पहले साल के लिए भी ए है, दूसरे साल के लिए भी ए है, और इधर पहले साल के लिए भी ए है, दूसरे साल के लिए भी ए है, नीचे में 100। तो आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ से जो रिजल्ट निकल कर के आएगा वो क्या आएगा 2a प्लस में इधर से कितना बन जाएगा a² डिवाइड बाई 100। तो देखो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, डिवाइड बाई 100। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा तो यहाँ से डायरेक्ट ट्रिक क्या बन सकता है, डायरेक्ट ट्रिक जो बनेगा वो क्या बनेगा मेरे भाई, तो ये बात क्लियर हो गया कि अगर नीचे में दो जीरो है तो 2 अंक छोड़ करके यहाँ पे पॉइंट लगाना है। इसका मतलब ये कि लास्ट जो a² आपका बन रहा है या जो a² जो दिख रहा है, यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा हम लोग क्या करेंगे उसको 2 डिजिट में ही रखेंगे, क्योंकि नीचे में कितना है 2 जीरो है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लग गया पॉइंट। अब इसके बाद फिर यह क्या आ जाएगा 2 है, तो जो फाइनल रिजल्ट बनेगा ना मेरे भाई वो क्या बन जाएगा आपका 2a पॉइंट a²। बस ध्यान रखना कि इसको आपको क्या करना है 2 डिजिट में लिखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज दैट पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, अगले साल भी 2% है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब यहाँ से फाइनल रेट निकालेंगे ना तो कैसे निकालेंगे, आपको सॉल्व इधर से करते जाना है। भाई 2 का स्क्वायर करिएगा कितना आ जाएगा 4, लेकिन आपको इसको 0.4 लिख लेना है 2 डिजिट में। क्लियर है बात? अब यहाँ पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है तो 2 इंटू ए कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 4.04%। क्लियर है बात या नहीं? अगर आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट पुट करके भी देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ से क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा और प्लस में यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए 2 गुणे 2 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 4, और यहाँ से ये बन जाएगा 4, लेकिन ये 4 के नीचे 2 अंक है, 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देना है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 4 के नीचे अगर 100 था तो 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दिया, और इधर तो 4 बन ही रहा था। तो आपको जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक साल के लिए सेम दिया जाएगा तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ये ध्यान रखना 2a पॉइंट a², बस a² को 2 डिजिट में लिखना। अगर मान लीजिए 3% है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उस केस में कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर कर लीजिए 9 मतलब 0.09। समझ आ रही है बात है, 3 का स्क्वायर 9 मतलब इसको 2 डिजिट में 0.9 लिखेंगे। अब पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, बात खत्म। जैसे यहाँ पे दिक्कत कब होगा, मामला कब फंसेगा, जब यहाँ पे 2 डिजिट में ना आकर के 3 डिजिट में आएगा। उस टाइप के भी एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक साल के लिए 5% हो तो कैसे निकालेंगे, रेट कैसे निकालेंगे, ये जो रेट निकल रहा है ये फाइनल रेट निकल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब यहाँ से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, भाई 5 का स्क्वायर 25, ये ऑलरेडी 2 डिजिट में है तो इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पॉइंट लगा दीजिए। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10, तो 10.25%। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? इतनी सी बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? अगर मान लीजिए 6% हो तो क्या करेंगे, सीधे सीधे 6 का 36 पॉइंट लगा दिया, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12%। क्लियर है बात? तो आप सेकंडों में ऐसे निकाल सकते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जब निकाल लेंगे तो आप इजीली इसको कैलकुलेट भी कर लेंगे। समझ पा रहे हैं?
अब आप मुझे एक बार एक साल के लिए सेम होगा, तो कहीं ना कहीं ये वाला कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल करना, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो मेरे ख्याल से सक्सेसिव वाला मेथड आप 2 साल के लिए बहुत अच्छे से समझ गए हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं आपको बता दूं, आप बार बार देखते हैं सीआई माइनस एसआई, तो ये भी समझ लीजिए इस वाले कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीआई और एसआई का डिफरेंस आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर पहले साल के लिए रेट 2% है और दूसरे साल के लिए रेट कितना है 3% है, ये आपका सीआई का रेट है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बताओ एसआई का रेट क्या होगा। तो भाई एसआई में क्या होता है, पहले साल 5% और दूसरे साल भी 5%, तो दोनों को सीधे सीधे जोड़ देते हैं या 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बन जाएगा कितना 2 साल के लिए 10%। अगर मान लीजिए पहले साल के लिए 2% है और दूसरे साल के लिए 3% है, तो दोनों ही इंटरेस्ट को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 2 साल का फाइनल एसआई रेट आ जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, दोनों को जब जोड़ेंगे तो एसआई रेट कितना आ जाएगा 3 and 2 5%, यहाँ से कितना आ जाएगा 7%, यहाँ से कितना आ जाएगा 9%, यहाँ से कितना आ जाएगा 11%, यहाँ से कितना आ जाएगा 14% यहाँ से कितना आ जाएगा 13%। बोलिए हाँ या ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो मेरे भाई पॉइंट के बाद जो आएगा 5 से अधिक आएगा। बोलो हाँ या ना। यहाँ पे कितना था एसआई आपका 5% था, यहाँ सीआई कितना था 5.06% है। मतलब 5 से अधिक अगर दिखा जाए तो पॉइंट से इस तरफ जितना आपको देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आपको 5 से अधिक देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि सीआई में देखो एसआई में 5%, सीआई में 5% प्लस में 0.06%। इसका मतलब कि जो अंतर बनेगा वो आपका वो 0.06%। कहने का मतलब ये कि अगर एसआई आपका 5% और सीआई आपका 5.06%, तो जो अंतर बना देगा 0.6 बनाएगा। अगर एसआई रेट आपका 7% है 2 साल का और सीआई कितना 7.12% है, इसका मतलब कि सीआई और एसआई के बीच का जो अंतर बनेगा वो कितना बन जाएगा मेरे भाई, तो ये बन जाएगा ये 12% बन जाएगा। मतलब 0.12% इसका अंतर बन जाएगा। अगर इस बात पे आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा या समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, या फिर अगर इसमें थोड़ा भी कमी आपको दिख रही है तो आप मुझे यहाँ पे बताइएगा कि अगर मान लीजिए पहले साल के लिए रेट A% है, दूसरे साल के लिए रेट B% है। अब आप मुझे बताइए कि सीआई रेट अगर मुझे निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यही करते हैं। बोलिएगा बहुत ध्यान से, ए बी अपॉन 100 यही करते हैं ना। लेकिन अगर मान लो ये तो आ गया आपका सीआई, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ अगर ए बी रेट गिवन है पहले साल के लिए A%, दूसरे साल के लिए B%, तो यहाँ से एसआई का रेट क्या बनेगा। तो आप बोलोगे सर एसआई के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, बात खत्म। तो यहाँ से जो रेट बनेगा वो क्या बन जाएगा A+B भाई एसआई का रेट सीधे सीधे जोड़ देंगे। अब आप मुझे बताइए कि ये है आपका सीआई, ये है आपका एसआई, तो मेरे भाई दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं आपको चिल्ला चिल्ला करके कि मेरे भाई अंतर क्या बनाता है, आप मुझे बताइए कि अंतर क्या बनाएगा। जो इसमें होगा इसमें नहीं होगा, या जो इसमें होगा इसमें नहीं होगा, वही तो अंतर बनाएगा। अब आप मुझे बताइए कि एसआई के केस में अगर देखा जाए तो A+B% यहाँ भी है, सीआई के केस में भी A+B यहाँ पे है ही। इसका मतलब ये कि ये तो दोनों में कॉमन पार्ट है, ये दोनों में ही आएगा। दोनों में क्या नहीं है, तो आप बोलेंगे सर ये वाला पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि यही जो होगा वो क्या बना देगा, सीआई माइनस एसआई का अंतर। क्लियर है बात, फॉर 2 ईयर के लिए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 2 साल के लिए अगर सीआई और एसआई का अंतर हमें निकालना होगा तो सीधे सीधे क्या कर देंगे आप, A×B% निकाल लीजिएगा, वही जो होगा वो कहीं ना कहीं आपका अंतर बनाएगा। लेकिन इतना परसेंट आप किसका निकालिएगा, तो प्रिंसिपल का निकालिएगा। तो प्रिंसिपल का आप सीधे सीधे इतना परसेंट निकाल लीजिएगा, वही क्या हो जाएगा, सीआई और एसआई के बीच का अंतर होगा। अब मेरे भाई अगर इतनी सी बात समझ में आ गया तो मैं सीधे सीधे एक एग्जाम्पल पे चलना चाहूंगा, और आपके पास एग्जाम्पल कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार से है, जल्दी से बताइए फटाफट। जैसे ये वाला प्रश्न है आपके सामने, जैसे ये वाला प्रश्न आपके सामने मैंने लगा दिया, सपोज दैट ये वाला प्रश्न। अब इसका आंसर जवाब क्या होगा आपके पास, मेरे भाई यहाँ पे अगर समय 2 साल का दे रखा है और यहाँ पे सीआई और एसआई के बीच का
अंतर गिवन है और आपसे पूछा क्या गया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है तो कुल राशि क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, ये आपको बताना है। और अभी मैंने आपको बताया था कि सी आई माइनस एस आई जो होता है वो बराबर किसके होता है, प्रिंसिपल इंटू ए इंटू बी। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि अगर दोनों ही केस में रेट दोनों ही साल सेम है तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई 100%। अब आप मुझे बताइए कि इसका डिफरेंस कितना था, इसका डिफरेंस है 15। तो आप इतनी सी बात बता दीजिए कि 15 बराबर प्रिंसिपल आपको निकालना है और ए का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 400 बटे में कितना 100। अब परसेंट के लिए हटाएंगे तो नीचे में एक और 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो ये बन जाएगा 400 को 4 से काट लेंगे, 4 से काटेंगे इसको 25 बार में, तो ये 25 इस तरफ आकर के मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितना आ जाएगा 25 गुणे 15। अब देख लो, अच्छा यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 पे है, लेकिन इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बात तो क्लियर है कि 225 से ज्यादा आएगा, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 375 इसका फाइनल आंसर होगा। समझ पा रहे, देखो यहाँ पे हम सीआई, यहाँ पे ग्राफ मेथड भी यूज कर सकते थे, रेशियो भी यूज कर सकते थे, लेकिन जब आपका आंसर सेकंडों में आ रहा है तो क्या मतलब है ग्राफ मेथड यूज करने का। समझ आ रही है बातें, तो तीनों ही तरीका, तीनों ही मेथड का क्या खासियत है ये बात समझ में आ गई, और इसका इस्तेमाल कब कब और कहाँ कहाँ करना है ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अगला प्रश्न, जैसे ये प्रश्न है, अब इसके लिए ग्राफ भी बहुत है, रेशियो भी बहुत है, और ये भी तरीका आपको बहुत अच्छे से पता है कि इससे भी आप इसको उड़ा लेंगे सेकंडों में। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीधे सीधे सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है और प्रिंसिपल पूछा गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है, तो सीधे सीधे हम क्या कर लेंगे भाई, अंतर कितना है 25 है, बराबर किसके हो जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं प्रिंसिपल का पहले साल रेट 12.5 है, दूसरे साल भी 12.5, तो भाई मेरे यहाँ पे अगर देखा जाए तो 12.5 इंटू 12.5। एक कॉन्सेप्ट आपको और समझा रहा हूँ, बस यहाँ पे चीजों को समझना। ये तब इस्तेमाल करना जैसे ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ना आप, ये सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई बराबर प्रिंसिपल इंटू ए इंटू बी बाई 100%। ये वाला जो फॉर्मूला सी आई और एस आई के लिए इस्तेमाल करेंगे, अंतर के लिए इस्तेमाल करेंगे, 2 साल का जब अंतर दिया जाएगा और मान लो रेट इस प्रकार का आ जाए, तो इस केस में ये वाला तरीका जो मैं बता रहा हूँ बहुत फायदा करेगा और जल्दी आप कर लेंगे। कैसे, देखो अगर रेट 12.5% है दोनों साल के लिए तो 12.5 गुणे 12.5 कर दिया और नीचे में 100। अब जब यहाँ से ब्रैकेट से परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में एक और 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रेट दोनों साल के लिए चाहे कुछ भी हो, एक बात तय है कि 12.5 के नीचे यहाँ पे इसके नीचे 100 आएगा और इस 12.5 के नीचे भी 100 आएगा। और आप मुझे बताइए कि भाई 10 बटे में 100 का मतलब हम इसको 10% भी तो कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं। तो 12.5 बटे में 100 का मतलब 12.5%। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस प्रकार का फ्रैक्शन, मतलब इस प्रकार का मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू दिया गया हो, है ना, इस प्रकार के खतरनाक सा डाटा दिया गया हो, सीधे सीधे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा 1/8। और जो भी होगा उस प्रिंसिपल का 1/8 निकाल देना, वो सी आई माइनस एस आई का अंतर आ जाएगा। मतलब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 25 बराबर प्रिंसिपल का भाई 12.5% कितना देगा 1/8, और यहाँ पे 12.5% कितना दे देगा 1/8। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट अब फॉर्मूला और उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% या 16 से 2/3 या इस प्रकार की जो भी डाटा दिया है, आप सीधे सीधे इसको उड़ा देंगे कुछ इस प्रकार से कि जो भी प्रिंसिपल दिया है, अगर रेट 12.5 है तो 1/8, समय 2 साल है तो 1/8 को 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा इसलिए करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब प्रिंसिपल बराबर क्या होगा 64 इंटू में 25, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 25 छक्का 150, मतलब 1500, 25 चौके 100, 1500 प्लस 100 1600। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं क्या आप इस बात को, बहुत बढ़िया। अगर समझ पा रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे से इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा, मैं जो अभी बता रहा था उसका इस्तेमाल डायरेक्ट यहाँ पे आप कर सकते हैं। कैसे भाई, प्रिंसिपल अपना 12,600 है, 2 साल का समय दे रखा है। पहले साल के लिए जो आपका रेट है वो 11 और 1/2 और 1/9, और दूसरे साल के लिए इतना है।
और हमें निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। मैंने आपको क्या बोला कि सी आई माइनस एस आई अगर निकालना हो, गिवन होगा तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर निकालना होगा तो उस केस में प्रिंसिपल गिवन करेगा। प्रिंसिपल कितना था, 12,600। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ इस प्रकार से दिया हो तो सीधे सीधे इसका फ्रैक्शन निकालो 1/9, इसका फ्रैक्शन 1/7। और पहले साल के लिए रेट 1/9 तो 1/9 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे साल के लिए रेट 1/7 तो 1/7 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर दोनों साल के लिए ये रेट होता तो 1/9 से 2 बार मल्टीप्लाई करते, 1/7 होता तो 1/7 से 2 बार मल्टीप्लाई करते। क्या ये बात समझ आ रही है? सी आई माइनस एस आई के केस में इसको इस्तेमाल करना है। अब आप मुझे बताओ, 9 7 63, 63 से 2 बार में कट जाएगा, मतलब इसका ये है कि जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 200। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आप समझ पा रहे? अगर इस बात को समझ पा रहे तो इस प्रश्न का जल्दी से फटाफट आंसर दे दीजिए कि 7350 रुपए की धनराशि अगर इतना दिया गया है तो चक्रवृद्धि ब्याज के दर से दिया गया, तो 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर क्या होंगे। भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ में ये प्रश्न क्लियर हो जाए कि जब भी इस प्रकार के डाटा कैलकुलेटिव दिया जाए तो कैसे करना है, इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं हो सकता है। जनरली हम यही देखे हैं और जनरली यही देखा गया है, ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो। ऑनलाइन में तो हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे मिलते हैं तो यही देखा गया कि जब भी इस प्रकार का डाटा दिया जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिया जाता है, तो उनके हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? तो आप जल्दी से फटाफट इस प्रश्न को करिएगा, जल्दी से फटाफट। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7350, ये आपका प्रिंसिपल है। अब आपको पता है कि समय अगर 2 साल है तो हम सीधे सीधे उसका फ्रैक्शन निकालेंगे, कितना, 1/7। 1/7 1/7, बात खत्म। यही जो आएगा वो क्या आएगा, सी आई माइनस एस आई। क्लियर है बात? चलिएगा अब आप मुझे बताइए कि अगर अंतर चाहिए तो इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 7 49, या 7 से काटोगे तो कितने बार में कटेगा, ये 7 से 7 एकम 7, 7 पंचे 35, ठीक है, 105 बार में कट जाएगा, 0। अब इसको फिर से 7 से काटोगे तो ये 15, 150 आ जाएगा अंतर। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात या नहीं? अगर इतनी सी बात क्लियर है तो देखो, आज के सेशन को मेरे भाई हम आज इतने ही पे समाप्त करते हैं, और फिर इससे आगे के लिए आप सभी से मिलेंगे बहुत ही जल्द। तब तक आप सभी से मुझे चाहिए इजाजत, और मेरे भाई अगले सेशन में जब हम मिलेंगे तो अगले सेशन में आपको सक्सेसिव मेथड 3 साल के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके बाद में फिर हम और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, और इसके साथ साथ में हम बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पे इसका इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है। तो आज आप जितना सीख पाए हैं, इसके आगे जब आप इस पे प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो आगे के जब लेक्चर में जब आप मिलेंगे ना मुझे, और जब आपके सामने प्रश्न आएगा तो मेरे भाई यकीन मानो कि आप उसको धुआं धुआं कर दोगे, ठीक है ना। बस कॉन्सेप्ट को एक बार बढ़िया से पढ़ लो, 1 घंटे चाहे 1.5 घंटे का जो भी वीडियो है इसको बढ़िया से पढ़ लो। बाकी मिलते हैं इससे आगे के अगले लेक्चर में। बाबा टिक के, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, हर हर महादेव।